हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चंगेज़ खान की। जैसे कि हम जानते हैं, जो चंगेज़ खान था एक मंगोलिया साम्राज्य का संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। और अगर हम बात करें उस समय के चार श्रेष्ठ सेना नायकों की, कि पूरी जो विश्व है उसमें जो चार श्रेष्ठ सेना नायक थे, तो उनमें से जो एक गिनती आती है वो आती है चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान को उन चार श्रेष्ठ सेना नायकों में से ही एक समझा जाता है। तो आज मैं आपको चंगेज़ खान की पूरी जो बायोग्राफी है, उनकी जो जीवनी है, वो सब कुछ बताऊंगी एक एक करके, कि कैसा उनका बचपन रहा, किनसे उनकी शादी होती है, फिर आगे जो उनकी जनरेशन होती है, एक एक करके सब चीज़। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो चंगेज़ खान है वो बहुत सारी बैटल लड़ता है, और एक छोटे से जो अपना एरिया होता है, एक पहले ट्राइब का पार्ट होता है ये, लेकिन उसको ही ये इतना बड़ा कंसोलिडेट कर लेता है कि हमने सिर्फ आज तक सुना है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना, ये तो ब्रिटेन ने था सारा पार्ट ऑक्यूपाई करा। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के आगे द ग्रेट इसलिए लग गया क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा है, तो उन्होंने अपनी साइड के जितने भी लोग थे सबको द ग्रेट वाला टाइटल दे दिया। लेकिन चंगेज़ खान को ये टाइटल इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ईस्टर्न साइड में थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो कल्चर है, या उस साइड में जो रूलर रहे हैं, उनको हमेशा दबाने की कोशिश करी गई कि इतिहास से वो लोग बाहर निकल कर, मतलब उन्हें कोई पहचान ही ना मिले। तो यहाँ पर इसलिए चंगेज़ खान के सामने द ग्रेट नहीं लगा। तो अगर मैं बात करूँ चंगेज़ खान की, तो एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने रशिया, चाइना, तिब्बत, यहाँ तक कि यूरोप, पर्शिया, ये जो पूरा एरिया था, ये इस मंगोल जो एम्पायर था उसमें मिला दिया था। चंगेज़ खान को कहा जाता है कि ये इस तरह का इंसान था कि अगर आप इसकी कुछ चीज़ें देखोगे तो आपको लगेगा कितना अच्छा इंसान है, और वहीं आप अगर इसका दूसरा साइड देखोगे तो आपको लगेगा कि सही में कितना ज़्यादा रूड इंसान है ये। इसकी दोनों तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें देखने को मिली हैं। बस यही था इनका कि अगर ये अपने दुश्मन पर हमला बोलते थे, तो उनका ये था कि फिर ये आगे पीछे कुछ मुड़ के नहीं देखते थे, सीधा हमला बोलना है और उसको सीधा ख़त्म करके ही आना है। तो यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा रूट पॉलिसी देखी गई है। इनकी बहुत सारे टैक्टिक्स थी जो हम कहेंगे कि इनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज थी। उन्हीं की वजह से ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी बैटल्स को जीता है। देखिए, जब हमने मेडिवल हिस्ट्री में बाबर के बारे में पढ़ा था, तो जब बाबर था वो इन्हीं की जनरेशन से था, ठीक है। तो बाबर इन्हीं का डिसेंडेंट था। अगर बात करें उनकी मदर की साइड से, तो मदर की साइड से वो तैमूर फैमिली से बिलोंग करते थे, और फादर की साइड से चंगेज़ खान फैमिली से बिलोंग करते थे बाबर। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको जो चंगेज़ खान है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, एक एक करके सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। देखिए, ये पूरा जो मैप देख रहे हैं, ये मैप उस समय का है जो पूरा का पूरा जो मंगोल जो एम्पायर था वो पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर था, हम ये कहेंगे। देखिए, ये उस टाइम का मैप है कि अभी यहाँ पर जो चंगेज़ खान है ना, वो नहीं है। चंगेज़ खान ने बिल्कुल छोटा सा जो एरिया यहाँ से स्टार्ट किया था अपना जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाना, लेकिन जो आगे जो उसकी जनरेशन आती है वो उसका जो सपना होता है उसको और बड़ा कर देती है, और यहाँ तक बिल्कुल जो उसकी जनरेशन होती है, ठीक है, वो इस एरिया को यहाँ तक फैला देती है, जिसमें पूरा रशिया कवर हो जाता है, कुछ पार्ट यहाँ तक कि यूरोप का भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मंगोल एम्पायर है उसका हमने दिखा दिया मैप में, ये उसका पूरा एरिया है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा जो चाइना हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे रशिया हो, यूरोप हो, सब किसके अंडर आ चुका है? मुगल एम्पायर के, सॉरी, मंगोल जो एम्पायर है उसके अंडर आ चुका है। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर के एम्पायर की, तो अलेक्जेंडर को द ग्रेट कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि विश्व को जीतने वाला विजेता था वो। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उतनी सच नहीं है जितना इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया। अगर हम दोनों का जो एरिया अगर उसको कंपेयर करते हैं, चंगेज़ खान के एरिया को कंपेयर करते हैं और अलेक्जेंडर की जो एम्पायर है उसको कंपेयर करते हैं, तो चंगेज़ खान का एरिया इससे 3 गुना ज़्यादा था। लेकिन फिर भी हम वही कहेंगे कि जो ईस्टर्न साइड पर जो रूलर थे उनको वो पहचान नहीं मिली जो वेस्टर्न साइड के जो रूलर्स थे उनको मिली, क्योंकि उस समय जो इतिहास जो लिखा जा रहा था, और खासकर जो इतिहास लिखने का जो हम कहेंगे जो जो पॉपुलर किया, ठीक है ना, हिस्ट्री को, तो वो कौन थे? सारा का सारा, सबका सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा वो किसका रहा? वो सारा वेस्टर्न कल्चर का रहा, जो वेस्टर्न हिस्टोरियन थे उनका रहा, क्योंकि सबसे पहले टेक्स्ट वगैरह सही से जो मेंटेन करने थे उन्होंने ही सीखे। तो इसीलिए जो वेस्टर्न साइड पर आप जाओगे तो वो अपनी हर चीज़ को सुपीरियर बताते हैं, बाकी सबसे उसको सुपीरियर बताते हैं। वरना आप खुद देखिए इस मैप में, ये पूरा वो पार्ट है जो अलेक्जेंडर के टाइम का, और अभी मैंने आपको क्या दिखाया था? जो मंगोल का एम्पायर था, और वो तो इससे 3 गुना ज़्यादा था। तो इसीलिए अलेक्जेंडर से ज़्यादा कहीं ना कहीं एरिया किसका था? चंगेज़ खान का था। उसके बाद देखिए, ये जो मैप है, इस मैप में आपको बताया हुआ है जो ब्रिटेन है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो अलेक्जेंडर था उसका अच्छा खासा एरिया था, लेकिन अलेक्जेंडर से ज़्यादा किसका होता है? जो मंगोल एम्पायर है उनका बढ़ जाता है। अब देखिए, मंगोल एम्पायर से ज़्यादा किसका था? ग्रेट ब्रिटेन का। जो ब्रिटेन था, ऐसा कहा जाता था कि जो ब्रिटेन है उसका जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने, आप खुद देखिए, इस कॉन्टिनेंट को, ये पूरा कॉन्टिनेंट, ये सबको क्या कर रखा था? कंक्वायर कर रखा था, सब उनके गुलाम थे। तो अगर यहाँ पे सूरज छिपता था तो इधर उदय हो जाता था, इधर छिपता था तो इधर हो जाता था। तो इसीलिए कहा जाता था कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका जो सूर्य है वो कभी अस्त ही नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा जो एम्पायर था उनका। तो मंगोल से ज़्यादा जो ब्रिटेन है उसने कॉन्क्वायर किया था। ये देखिए, ये वो एरिया है जिस तरह से जो
चंगेज़ खान था, उसने जो अपना एरिया है किस तरह से उसने उसको बढ़ाना शुरू करा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगोलियन ट्राइब्स थी बहुत सारी, छोटी-छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी। तो सबसे पहले चंगेज़ खान ने क्या करा, उनको इकट्ठा करा, उनको यूनिटी में लेकर आया, ठीक है। अपनी एक छोटी सी आर्मी बना ली और उसके बाद फिर जो आसपास का जो एरिया था वहाँ पर अटैक करना शुरू करा और जो अपनी एम्पायर है उसको स्टैब्लिश करना शुरू करा। तो इस तरह से ये यहाँ तक ऐसे बढ़ के गए थे, जिस तरह से ये आपको मैप में दिखाया गया है कि धीरे-धीरे इन्होंने अपने एम्पायर को इस तरह से स्टैब्लिश करा। देखिए चंगेज़ खान की बात करें तो मंगोल लीडर थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। टाइम पीरियड इनका 1162 से 1227 तक रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका जो मतलब जो इनका चाइल्डहुड था वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। कहते ना, जो इंसान जितने ज़्यादा मुसीबतों से निकलता है, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है, आगे चल के हमें वही एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लीडर की फॉर्म में दिखता है। तो यहाँ पर भी वही होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अलेक्जेंडर से 3 गुना ज़्यादा था इसका एरिया। ये जो मंगोलियन जो प्लेट्यू होता है उस पर जितनी भी जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, उन सबको क्या कर लेता है, ये जीत लेता है। पहले उनको यूनाइट करता है और फिर सबको उनको जीत लेता है। आगे चल के पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना, सबको जो चंगेज़ खान है वो जीतता चलता है, ठीक है। आगे चल के जो उसका सपना था और ज़्यादा एक्सपेंशन करने का, इसके जो डिसेंडेंट आते हैं, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जितने भी हमने किंग वगैरह पढ़े मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, कि वहाँ पर अगर 2-3 रूलर इंपॉर्टेंट से होते हैं, ठीक है, फिर आगे चल के जो उनकी जनरेशन थी वो वीक पड़ जाती थी। आगे जो उनके सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल या ब्रेव होते ही नहीं थे कि वो बढ़ाने की तो दूर की बात है, वो उसको संभाल के भी नहीं रख पाते थे। हालांकि बहुत सारे रूलर्स ऐसे भी आते हैं जो आगे चल के बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वही चंगेज़ खान की फैमिली में था, तो इसके जो अगले जो डिसेंडेंट थे वो भी अच्छे, हम कहेंगे अच्छे वॉरियर थे। तो इसीलिए उन्होंने इस एरिया को और ज़्यादा एक्सपैंड किया, ठीक है। चंगेज़ खान तो सेंट्रल एशिया और चाइना तक पहुँच पाया था, लेकिन जो उसके अगले जो डिसेंडेंट थे उन्होंने उसको और एडवांस लेवल पे गए और जो पोलैंड था, वियतनाम था, सीरिया था, कोरिया था, वो भी किसमें मिला दिया, चंगेज़ खान की एम्पायर में मिला दिया। अगर पीक की बात करें कि ये कब अपने पीक पर था, तो इन्होंने जब ये अपने पीक पर था उस समय कम से कम जो इनके पास एरिया था वो 9 to 12 मिलियन कॉन्टिजियस स्क्वायर मील था। तो आप खुद सोचिए कि जितना बड़ा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उतना बड़ा इनके पास एरिया था उस समय, जिसमें इनका रशिया, तिब्बत, चाइना वो सब पहुंच चुका था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब ये इतने सारे इन्वेजन करते थे, अब एरिया जीतना उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि वहाँ पर गए और बोल दे कि ये एरिया मेरा है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा भी है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स हुई हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि जिस भी जगह को जीतता था चंगेज़ खान कभी भी किसी को रिलीजियसली ये नहीं कहता था कि आपको किसी धर्म को अपनाना है। पूरी जो रिलीजियस फ्रीडम है हर इंसान को दी हुई थी कि उसका मन है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो हम कहेंगे उस समय ये एक बहुत ही एडवांस सोच थी, क्योंकि अगर आप अभी भी देखते हो बहुत सारी कंट्रीज आपको ऐसी हैं कि वो भी सेकुलर नहीं है। हालांकि अब ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के धर्म का बहुत सम्मान करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन उस समय तो ज़्यादातर जो युद्ध चलते थे वो चलते ही इसलिए थे, धर्म जाति के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पर चंगेज़ खान की बहुत ही, हम कहेंगे, एक एडवांस थिंकिंग थी उस समय की कि उन्होंने जो रिलीजियस फ्रीडम थी वो प्रोवाइड करी, ठीक है। और ये कहा कि कोई किसी को टॉर्चर नहीं करेगा, जो उनका एम्पायर है उसके अंदर कोई किसी को टॉर्चर नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा इन्होंने ट्रेड को इनकरेज करने की कोशिश करी, क्योंकि इनको पता था कि अगर ट्रेड अच्छा चलेगा तो तभी जो खजाना है वो भरा रहेगा, ठीक है। चंगेज़ खान की जो डेथ है वो 1227 एडी में हो जाती है। एक मिलिट्री कैंपेन होता है, किसके खिलाफ करते हैं, और ये कैंपेन ये चाइनीज़ किंगडम होता है, जिंगजिया, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ जब ये कैंपेन चला रहे होते हैं तो उसमें इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी लोगों के मतलब इनका पता भी नहीं होता कि इनको कहाँ दफनाया गया है। तो ये चीज़ ना बड़ी, हम कहेंगे, एक मिस्ट्री है, ठीक है ना। अब देखिए जो चंगेज़ खान की जो शुरुआती जो ज़िंदगी थी, जिसमें हम उन्हें चंगेज़ खान के नाम से नहीं बल्कि उन्हें तैमुज़िन के नाम से जानते हैं। उनका जो बचपन का जो नाम था उनका अपना खुद का वो तैमुज़िन था। चंगेज़ खान नाम तो उनका बाद में पड़ता है। तो उनके जन्म कहाँ पर हुआ था, जो आपका मंगोलिया और जो साइबेरिया है, ठीक है ना, वहाँ का जो बॉर्डर वाला जो एरिया है मंगोलिया और साइबेरिया का, ठीक है, वहाँ पर एक ट्राइब थी, बोरिजिन ट्राइब, ठीक है ना। तो इस बोरिजिन ट्राइब से ही बिलोंग करते थे चंगेज़ खान, और उनका नाम क्या था, तैमुज़िन था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके एक हाथ में एक ब्लड क्लॉट था, उनका जो राइट हैंड था उसमें ब्लड क्लॉट था। और किसी ने ऐसी भविष्यवाणी करी थी कि इस बच्चे के हाथ में ब्लड क्लॉट है तो उसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया पे, मतलब ये पूरी दुनिया को जीत लेगा। तो ऐसा कहा गया था इनके बारे में। अगर बात करें इनकी फैमिली की, तो जो इनकी मदर थी उनको किडनैप किया गया था। इन्हीं के फादर ने जो इनकी मदर को किडनैप कर लिया था और फिर फोर्सफुली उनसे शादी करी थी। जैसे ही ये 10 साल के होते हैं, इनके जो फादर होते हैं, उनके फादर के जो दुश्मन होते हैं एनिमी, तातार चीफ्टैन होते हैं ये, ठीक है, ये दूसरी ट्राइब होती है तातार करके, ठीक है। तो ये इनके फादर को क्या दे देती है, पॉइजन दे देती है, और जिस वजह से जो इनके फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे इनके फादर की डेथ होती है, खुद इनकी जो ट्राइब होती है, अब उसको तो भाई जिसने मारा उनका दुश्मन वो जीत लेगा, तो सबसे पहले वो इनको और इनकी फैमिली को वहाँ से निकाल देता है। तो ये अपनी मदर के साथ और अपने 6 बहन भाई के साथ अब पूरी जो जिम्मेदारी होती है उनके खिलाने की, पिलाने की, उनका, ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, चंगेज़ खान पे आ जाती है, तैमुजिन पे आ जाती है।
जो तैमुजिन होता है वो सबसे पहले क्या करता है, अपना जो ओल्डर हाफ ब्रदर होता है सबसे पहले तो उसको मारता है। ठीक है, इनके जो फादर थे ऐसा नहीं था कि उनकी कोई एक ही वाइफ थी, उनकी भी काफ़ी सारी वाइफ थी, तो इसलिए जो सबसे पहले ही अपने जो भाई होता है हाफ ब्रदर होता है उसको मारता है। ठीक है, और अभी देखो चलते मतलब आप खुद सोचो कि इनके फादर की डेथ हो गई, इनके बहन भाई को वहाँ से निकाल दिया, तो गरीब तो हो ही गए थे ये। ठीक है, तो अब क्या करना था इन्हें, क्या करना था, अब अपना जो एरिया है, जो उस समय का जो एरिया था उसको जीतना था। ठीक है, तो तैमुजिन क्या करता है, जैसे ही वो 16 साल का होता है सबसे पहले तो उसकी शादी करा देते हैं बॉटे से। ठीक है, और जो ये बॉटे से शादी करते हैं, इनकी जो वाइफ होती है, बॉटे नाम होता है उनका, शादी करने का जो मेन मोटिव क्या होता है कि मैट्रिमोनियल अलायंस करना। ठीक है, किसी दूसरे ट्राइब के साथ हाथ मिला लेना जिससे आगे चल के वो उनको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसी वजह से जो उनकी शादी होती है, बॉटे से शादी हो जाती है जब ये 16 ईयर्स के होते हैं। उसके बाद देखिए होता क्या है, इनकी जो मुसीबतें हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। जो बॉटेन की वाइफ होती है उसको किडनैप कर लेता है, इन्हीं का दुश्मन होता है मर्किट ट्राइब। ठीक है ना, मर्किट ट्राइब एक और ट्राइब होती है, और वो जो मर्किट ट्राइब वाले होते हैं वो तैमुजिन की जो वाइफ होती है बॉटे, उनको किडनैप कर लेते हैं, और वो जो किडनैप करने वाला जो इंसान होता है, जो वहाँ का जो हम कहेंगे हेड होता है, वो उनकी वाइफ को, बॉटे को एक तरह से वाइफ बना के रखता है अपनी। ठीक है, अब जैसे ये बात तैमुजिन को पता चलती है, वो सबसे पहले तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए चला जाता है, और देखिए ऐसी बात सुन के तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो सबसे पहले वो अपना जो फ्रेंड होता है उसकी हेल्प लेता है कि वो उसको हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चल के इनका जो ये फ्रेंड होता है इनसे भी इनकी दुश्मनी हो जाती है, लेकिन वो फ्यूचर में होगी। ठीक है, तो अभी तो वो उनका दोस्त है, तो उनकी हेल्प लेता है जिसका नाम होता है जमूखा। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करता है, सबसे पहले जाता है और वहाँ पर जो मर्किट ट्राइब का जो रूलर होता है उसको मार देता है। ठीक है, जो उनकी वाइफ को किडनैप करके लेके और अपनी वाइफ को वहाँ से बचा के वापस ले आते हैं। तो जो काफ़ी ज़्यादा जो ये बैटल है इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे। उसके बाद फिर देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बैटल के बाद लोगों को पता चल गया था, कोई ऐसा सरदार आ गया है कि अगर उसे आप पंगा लोगे या ज़्यादा कुछ उसके काम में आप कुछ टांग अड़ाओगे तो क्या होगा, वो सीधा आपको छोड़ेगा नहीं, सीधा मार देगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही अपनी वाइफ को बचा के लेके आते हैं तो कुछ टाइम बाद जो उनकी वाइफ होती है वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है जोची। ठीक है, अब वो जो उनकी वाइफ थी उनके ऊपर सवाल उठने लग जाते हैं, जो उनकी खुद की जो ट्राइब होती है वो उन पर सवाल उठाने लग जाती है कि जो जोची है वो किसका बेटा है, वो चंगेज़ खान का बेटा है या फिर जो मर्की ट्राइब में उसे किडनैप करके ले गए थे, क्योंकि वो भी तो वहाँ उसको वाइफ बना के रखता है अपनी। लेकिन उसके बाद भी जो चंगेज़ खान होता है यहाँ पर वो अपनी वाइफ को भी एक्सेप्ट करता है, और साथ में जो वो बच्चा होता है, ठीक है, बिना उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क किए वो उस बच्चे को भी अपना नाम देता है, उसको भी एक्सेप्ट करता है। तो देखिए ये उस समय हम कहेंगे बहुत ही, क्योंकि ऐसी थिंकिंग तो लोगों की आजकल भी नहीं होती है, लेकिन उस समय चंगेज़ खान की जो ये दो चीज़ें थी, ये एक तो सबको रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करी, एक अपनी वाइफ को एक्सेप्ट किया, और ना केवल अपनी वाइफ को किया बल्कि जो वो बच्चा था उसको भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो तैमुजिन ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो उनकी वाइफ होती है बॉटे, उनके 3 और बेटे होते हैं, चकताई है ना, ओगीडई और तोले। ठीक है, तो हो सकता है देखिए जो मंगोलियन नाम है मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पा रही हूँ तो इनके लिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो ये अब उसके पूरे 4 बेटे हो जाते हैं। चंगेज़ खान के लिए कहा जाता है कि वो उसकी 500 बीवियाँ होती हैं, मतलब जहाँ जाते हैं वहीं मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते हैं, और इस तरह से 500 बीवियाँ होती हैं। और आप खुद सोचो 500 बीवियों से भी कुछ बच्चे हुए होंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा जो वंश है और उसके जो लोग हैं, है ना, तो वो किसके हैं, कम से कम 16 मिलियन के आसपास कहा जाता है कि जो खुद चंगेज़ खान की जनरेशन है। ठीक है, पूरी दुनिया में। अब देखिए जो चंगेज़ खान होता है वो बिलोंग करता है टेंग्रिस्ट, जो उसका रिलीजन होता है ना वो टेंग्रिस्ट होता है। देखिए टेंग्रिस्ट वो होता है जो बिलीव करते हैं नेचर की फिलॉसफी पे। ठीक है, वो किसी गॉड की वर्शिप नहीं करते हैं बल्कि वो नेचर की वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे रिलीजियसली ये टॉलरेंट था। इसने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि अगर मैं इस रिलीजन को अपना रहा हूँ तो आपको भी ये रिलीजन अपनाना है, नहीं। लर्निंग मतलब ये जो फिलॉसफी वगैरह होते हैं, जो मॉरल लेसन होते हैं, उन सब में काफ़ी बिलीव करता था ये। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको रिलीजन के बारे में बताया है, तो रिलीजन कौन सा था इसका, टेंग्रिस्ट था। और टेंग्रिस्ट रिलीजन कौन सा होता है, जो लोग नेचर को मानते हैं। ठीक है, उनको वो अगर उन लोगों को वर्शिप भी करनी है तो वो किसकी करते हैं, वो नेचर की करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता था कि आपको भी इसी धर्म को मानना है। अगर पावर की बात करें कि इसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ी, तो सबसे पहले देखिए जो तैमुजिन होता है या फिर चंगेज़ खान, ये क्या करता है, जो इसके कॉम्पिटेंट होते हैं उनके साथ पहले ये एलाइज करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा बाद जो मेरा बेटा है वही रूलर बनेगा, या फिर जो भी रूलर्स थे उस समय के इनके बाद इन्हीं के बेटे बनेंगे, नहीं। वो हमेशा किस चीज़ से बिलीव करता था कि क्या होना चाहिए, मेरिट के बेस पे मिलना चाहिए, मतलब जो लायक है वही बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह से जो कभी भी इसने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे रिश्तेदार है तो इसको मैं क्या देता हूँ कि इसको हाई पोजीशन देता हूँ, जो रिश्तेदार नहीं है भले ही लायक है लेकिन उसको नहीं देता हूँ। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात थी, क्योंकि जो लायक है उसी को रखता था तो वो आगे अच्छा काम करता था, ठीक है। लेकिन ये जो बात थी कहीं ना कहीं जो उनका दोस्त था जम्मू का, ठीक है ना, जो उनकी वाइफ को बचाने में इसकी मदद करता, उसको ये बात पसंद नहीं थी। उसका मानना ये था कि सबसे पहले हमें किसको हाई पोजीशन देनी है, जो हमारे जानने वाले हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसी वजह से जो जम्मू का और जो तैमुजिन थे, उन दोनों के बीच में क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक ड्रिफ्ट आ गया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने लगा और दोनों एक दूसरे के राइवलरी हो गए। अब जो जम्मू का था उसने सपोर्ट किया किसको, जो मंगोलियन एरिस्टोक्रेसी थी उसको सपोर्ट किया, और जो तैमुजिन था मैंने आपको बताई वो तो जो मेरिटोक्रेटिक मेथड को बिलीव करता था कि भाई मेरिट के बेस पे होना चाहिए। और जो जम्मू का था वो ट्रेडिशनल चलता आ रहा था कि भाई जैसे चलता आ रहा है राजा का बेटा राजा, वही वाला हिसाब किताब उसको पसंद था। तो इस वजह से दोनों के जो बीच में काफ़ी बड़ा हम कहेंगे एक झगड़ा सा हो जाता है। और क्या हो जाता है कि यहाँ पर दोनों के बीच में मतलब एक उनके जो फॉलोवर्स थे वो भी क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। 1186 में क्या होता है, जो तैमुजिन होता है वो इलेक्ट हो जाता है मंगोल का रूलर बनके, ठीक है। मंगोल वाले जो होते हैं वो अपना जो खान है वो तैमुजिन को इलेक्ट कर लेते हैं कि जो हमारा खान होगा वो कौन है, तैमुजिन है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो जम्मू का होता है वो बिल्कुल खुश नहीं होता, ठीक है। अब जो जम्मू का खुश नहीं होता क्योंकि वो अपने सपने सजाए बैठा था, वो क्या करता है, तैमुजिन पे अटैक कर देता है 1187 पे। कम से कम 30,000 ट्रूप्स के साथ वो जाके तैमुजिन पे अटैक बोल देता है। लेकिन चंगेज़ खान यहाँ हारने से तो गया, जो तैमुजिन था, आप याद रखना जो तैमुजिन है वही चंगेज़ खान है, ठीक है। यहाँ बल्कि वो उल्टा जम्मू का कोई हरा देता है, ठीक है। जो ट्राइबल लीडर्स वगैरह होते हैं सबको किल कर देता है। लेकिन जो जम्मू का होता है उसको बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूँ, शांति से रहो, है ना, कि मैं सारी पिछली बातें भूल जाऊंगा लेकिन तुम शांति से रहो अगर तुम रह सकते हो तो, वरना फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी ट्राइबल लीडर्स का हुआ है, क्योंकि सीधा मारता था ये। तो जम्मू का यहाँ मान जाता है और इसी के अंडर फिर रहना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि तमुजिन कब चंगेज़ खान बना, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने जितने भी जो जनरल्स होते थे, आर्मी मैन होते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। जो उसके लीडर्स आर्मी मैन होते थे सबके साथ सबको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था, ठीक है। तो तभी ये एक टाइटल लेता है चंगेज़ खान, ठीक है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जब आप जाओगे तो इसी चंगेज़ खान को बोल दिया जाता है चंगेज़ खान। थोड़ा जो हम कहते हैं ना एक्सेंट में थोड़ा चेंज आ जाता है, तो इसलिए चंगेज़ खान था, लेकिन बाद में चलकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको चंगेज़ खान के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो तैमुजिन है वो चंगेज़ खान बनता है। सबसे पहले जैसे ही जो चंगेज़ खान होता है वो खान बनता है, मंगोल का एम्पायर को संभालने के लायक बन जाता है और लोग उसको चुन लेते हैं अपने लीडर के तौर पे। तो सबसे पहले तो वो अपनी फादर के जो मर्डर होता है उसकी डेथ का बदला लेता है। अब मैंने आपको बताया था कौन सी ट्राइब थी जो उसके फादर को मारती है, जो तातार चीफटेन थे वो उसके फादर को मारती है। तो सबसे पहले तो ये उन्हीं को पूरी तरह से हटा देता है, ठीक है। सारे जितने भी जो मेल होते हैं उस समय के, उसने ये कहा था कि जो तातार जो डायनेस्टी थी उस समय की, कि इसमें जितने भी जो मेल 3 फीट से ज़्यादा लंबे हैं सबको मार दो, किसी को मत छोड़ो। तो आप खुद सोचो कि छोटे जो बच्चे होते हैं 10-11 साल का जो बच्चा होता है वो भी 3 फीट की हाइट कभी कभी उसकी भी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ना बच्चों को छोड़ा गया, ना बूढ़ों को छोड़ा गया, और ना जो एडल्ट थे ना उनको छोड़ा गया, ठीक है। तो इसने इतनी बुरी हालत करी वहाँ पर। चंगेज़ खान की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अब क्या करा, इन्होंने रूल करा था कम से कम 1 मिलियन पीपल पर, ठीक है। तो भाई जहाँ भी जाते थे वो पूरा एम्पायर इनका, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों पर इन्होंने पूरा जो रूल है वो करा, ठीक है। In order to suppress the traditional cause of the tribal welfare, he abolished the inherited aristocratic title। और सबसे पहले फिर उन्होंने ये भी करा कि जो एरिस्टोक्रेटिक जो अब तक टाइटल मिलते आ रहे थे, है ना, कि मतलब वही जो जन्म सिद्ध उनको टाइटल दे दिए जाते थे कि राजा है, राजकुमार है, ये सब, उन सारे टाइटल्स को इन्होंने हटा दिया। और इन्होंने किन चीज़ों पे बैन करा कि पूरी तरह से उनको बिल्कुल क्राइम बता दिया कि जो वुमेन्स हैं उनकी ना कोई किडनैपिंग होगी ना उनकी सेलिंग होगी, ठीक है। इन जो स्लेव वगैरह होते हैं मंगोल्स में, जो स्लेव बेचे खरीदे जाते थे उन पर बैन कर दिया, ठीक है। और जो चोर वगैरह होते हैं कहा कि अगर कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। चंगेज़ खान ने क्या करा, राइटिंग सिस्टम है उसको अडॉप्ट करा, जो रेगुलर सेंसस चलवाए, ग्रेट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो फॉरेन एम्बेसडर के साथ, ठीक है, उनको मतलब कहिए कि जो फॉरेन एम्बेसडर थे उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इनके, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी सभी लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने मतलब कुछ भी काम ऐसा फोर्सफुली नहीं करा, मतलब जैसे एम्पायर को जीत लिया अब उसको बहुत ही हम कहेंगे उनका जो यहाँ पर जो पॉलिसीज़ थी काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई। उसके बाद फिर जो ग्रेट मिलिट्री जनरल की हम बात करें इनकी, तो बहुत ही वेल ट्रेन मंगोल आर्मी थी चंगेज़ खान की, जिसमें 80,000 फाइटर्स थे कम से कम, ठीक है। और बहुत ही एडवांस लेवल पे वो उनको कोऑर्डिनेट करके रखता था। और इनको सिग्नलिंग सिस्टम जो स्मोक का होता है, बर्निंग टॉर्च का है, या फ्लैग सिग्नल होते थे, वो सब भी चीज़ें पूरी तरह से जो आर्मी थी वो जानती थी, ठीक है। अगर आप बात करें सोल्जर की तो फुली इक्विप्ड होते थे वो, जो तीर वगैरह होते हैं उनको चलाते थे, ठीक है, शील्ड वगैरह पहनते थे, ठीक है। तो सब चीज़ें उनको बहुत अच्छे से सिखाई गई थी, जिससे कि अब आप खुद सोचिए उसकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी जब इतने बड़े एम्पायर को उसने अपना बना लिया।
फूड हो गया, टूल्स हो गया, जो क्लोथ्स हो गए, सब चीज़ें वो अपने जो कंधे वगैरह उन पे कैरी करके चलते थे, जिससे कि कहीं बीच में से उनको वापस ना आना पड़े या फिर उनकी सेना के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी आर्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उस समय की ना बात करें तो इनके पास छोटे हथियार ज़्यादा होते थे, जिससे कि ना तो उनमें ज़्यादा वजन हो और उनको उठाना चलाना भी काफ़ी ईजी रहे। ठीक है, कि बैटल के टाइम पे जो उनके जो एनिमी होते थे उनको पता भी नहीं चलता था जब वो अपने जो टूल्स वगैरह यूज़ करते थे। तो ये इसीलिए इनकी एक ये भी खास बात थी कि जितने भी टूल्स वगैरह थे वो क्या थे, बहुत ही छोटे साइज़ के हुआ करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी बैटल्स को ये लड़ते हैं एक एक करके और जीतते भी हैं। इनकी अपनी कुछ टेक्निक्स थी जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और बहुत ज़्यादा काम भी आती हैं इनको। इनकी ये पहली टेक्निक आप देख रहे हैं, इसमें क्या था, सबसे पहले तो मान लीजिए ये दुश्मन की आर्मी है, तो पहले क्या करते थे, अपनी आर्मी के एक छोटे से ग्रुप को यहाँ पर ऐसे भेज दिया करते थे इनका ध्यान बटाने के लिए। और फिर ये जो धीरे धीरे जो आर्मी है ये क्या करती थी, ये इनको घेर लिया करती थी। ठीक है, इस तरह से चुपचाप से ये निकल निकल के ऐसे आ जाती थी और क्या करती थी, फिर एकदम से इन पर अटैक किया करती थी। तो ये एक टेक्निक तो इनकी ये थी। दूसरी टेक्निक क्या थी, ऐसे घोड़े आते थे और ऐसे तीर चला के, फटाफट तीर चला के और फिर वापस ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, फिर पीछे वाला आया, फिर इसे तीर चलाए ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ये दोबारा ऐसे मुड़ गया। तो इस तरह से इनका मतलब ये था कि इस तरह से तीर चलाते चलाते ऐसे वापस से मुड़ जाया करते थे। तो जो दुश्मन है उसको समझ ही नहीं आता था, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता था कि वो इसको भी तीर मार दे। तो इस तरह से इस टेक्निक के तौर पर उन्होंने बहुत सारी जो बैटल्स है वो जीती है। अब इनका ये थर्ड वाला ओपन द एंड टेक्निक्स, इसमें क्या होता था, ये बीच में दुश्मन की सेना को घेर लिया करते थे और आसपास से ना उसको ऐसे गोल गोल चक्कर काट के ना उसको ऐसे घेर लिया करते थे। और कभी कभी तो यहाँ पर ना ये आग भी लगा दिया करते थे, जिससे कि वो जो सेना है वो अंदर ही मर जाती थी दुश्मन की। एक आपका ये वाला है, इसमें भी सेम वही दिखाया गया है किस तरह से, ये फोर्थ वाला आपका। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक ये टुकड़ी सी थी। ठीक है, इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, ये खत्म करते हैं, ये चारों तरफ से घेर के इसको भी खत्म करते हैं। तो ये आपको पिक्चर में समझ आ रहा होगा किस तरह से करते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े से लोग जाते हैं और लड़ लड़ के फिर वापस ऐसे गोल गोल घूम के। ठीक है, तो ये इसकी 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक थी जिनको ये हर बैटल में यूज़ करता था और इन्हीं टेक्निक की वजह से ये बहुत सारी बैटल्स को जीतता है और अपने एम्पायर को इतना बड़ा स्टैब्लिश कर लेता है। अगर बात करें शुरुआती दौर की, तो मंगोल एम्पायर इतना बड़ा नहीं था जितना वो लास्ट तक हो जाता है। शुरू में बहुत ही छोटा सा था ये एरिया, आगे चल के यही एरिया आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। ये यहाँ तक हो जाएगा जिसमें आपका चाइना भी आ जाएगा, आपका अफगानिस्तान भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, तिब्बत भी आ जाएगा और आपका पर्शिया भी आ जाएगा और कुछ पार्ट आपका यूरोप का भी। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं रोमन के बारे में कि रोमन की अपनी बहुत बड़ी एम्पायर थी, लेकिन अगर हम बात करें इनकी, अगर हम चंगेज़ खान की एम्पायर को देखते हैं तो रोमन अपने आप में बहुत छोटी सी एम्पायर थी। मिलिट्री कैंपेन की बात करें नॉर्थ चाइना की, तो देखिए जो चंगेज़ खान था, ठीक है, वो अपना जो फर्स्ट कैंपेन निकालता है मंगोल से बाहर, वो किसके खिलाफ निकालता है, शिनशिया जो किंगडम होती है नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, ठीक है ना, उसके खिलाफ निकालता है। बहुत सारी रेड करता है वहाँ पर और फिर एक मेजर जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च करता है 1209 में। ठीक है ना, यिनचुआन जो कि कैपिटल होती है जिनजियांग कैपिटल की, ठीक है ना, कैपिटल होती है, वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद फिर वो अटैक करता है, जिन डायनेस्टी होती है नॉर्दर्न चाइना की, वहाँ पर करता है। तो इनकी जितने भी जो इसके किंगडम होते हैं ना, आसपास के छोटे मोटे जो एरिया होते हैं, इन पर बार बार अटैक करता है। ठीक है, होस्ट रूलर हैड मेड द मिस्टेक ऑफ डिमांडिंग चंगेज खान सबमिशन, और जो भी ऐसा बोलता था कि भाई हम आपके सामने क्या नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे, तो ये क्या करता था, ये बदला लेने के लिए उनको फिर मार दिया करता था। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे जो कैंपेन है चलाता है, जिन डायनेस्टी के खिलाफ तो कम से कम 20 साल तक कैंपेन चलाता है ये सब इसके आसपास के छोटे वाले एरिया थे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर तो पूरा मंगोल था, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर ये जिन डायनेस्टी थी यहाँ पर। ठीक है ना, ये सोंग डायनेस्टी थी और ये जिनजिया। ठीक है, तो ये एक एक करके इन सबको जीत लेता है। फिर बात करते हैं जो ख्वारिज़मी एम्पायर थी पर्शिया में। तो देखिए शुरुआत में जो ये ख्वारिज़मी जो एम्पायर थी, इसके अंदर अगर आप प्रेजेंट डे की बात करो, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, ये जो ख्वारिज़म एम्पायर थी उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, उस समय मतलब इतना बड़ा था, 13वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। तो देखिए इनके बीच में अभी तक, इस एम्पायर के बीच में और चंगेज़ खान के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। जो ख्वारिज़म था वहाँ पर अच्छी खासी जो शाह अलाउद्दीन जो मोहम्मद है वो अपना अच्छा खासा रूल कर रहा था। ठीक है, और दोनों के बीच में ट्रेड चल रहा था। जो ख्वारिज़म डायनेस्टी थी और जो मंगोल एम्पायर, दोनों के बीच में अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था। ठीक है, और सुल्तान एग्री भी कर लेता है ट्रेड ट्रीटी के लिए जब पहला कारवा वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर जो चंगेज़ खान होता है वो इनसे ये बोलता है कि हम ना ट्रेड अच्छे से करेंगे, ठीक है, बस ये है कि आपकी तरफ से कभी कोई दिक्कत ना हो और ना हमारी तरफ से होनी चाहिए। मतलब ट्रेड के बीच में कभी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हमारी चीज़ें चुरा ली या कुछ वहाँ से रोक दिया किसी को। तो ये सुल्तान है, ये ठीक है, एग्री कर जाता है कि ठीक है हमें जो ट्रीटी है आपकी मंजूर है। लेकिन होता क्या है, जैसा ही पहला कारवा निकलता है मंगोल का, वहाँ से जो ट्रेड के लिए वो अपना पहला कारवा निकालते हैं, तो उन क्या करते हैं, उनके लोगों के जो गुड्स वगैरह होते हैं उसके चुरा लेते हैं, जो सामान होते हैं व्यापारियों का उनको चुरा लेते हैं और जो व्यापारी होते हैं उनको मार देते हैं,
कौन मार देता है? जो पर्शिया में जो ख्वारिज़्म एम्पायर होता है वहाँ के जो लोग होते हैं। अब चंगेज़ खान को ये बात बड़ी ख़राब लगती है, लेकिन फिर भी चंगेज़ खान अपने सेकंड एम्बेसडर को, सेकंड जो राजदूत होता है, ठीक है ना, एक और ग्रुप को भेजता है जिसमें 3 एम्बेसडर होते हैं, 2 मंगोल के लिए वो होते हैं, रूलर्स होते हैं, और एक मुस्लिम होता है उसमें, ठीक है, जो मौलवी तरह होते हैं ना उस समय। तो उनको भेजता है कि ठीक है, एक मौका और दिया कि बात करो वहाँ पे जाके। अब वो सुल्तान इतना वो निकलता है, मक्कार निकलता है कि जो शाह अलाउद्दीन मोहम्मद है, उसको लगता है कि ये क्या ही बिगाड़ लेगा, उसको चंगेज़ खान की पावर का अंदाज़ा नहीं होता। वो क्या करता है, वो सुल्तान का जो मतलब ये 2 मंगोल जो सुल्तान भेजता है, वो क्या करता है, वो उनको तो मरवा देता है, ठीक है, जो मुस्लिम होता है, सॉरी, उसको तो मरवा देता है, जो मुस्लिम लीडर होता है उसको मरवा देता है, और बाकी जो 2 मंगोल्स होते हैं उनका क्या करवा देता है, उनका जो सर है वो मुंडवा देता है, ठीक है ना, शेव करवा देता है। अब देखिए, ये एशियन सिल्क रूट है, ठीक है ना, इसी सिल्क रूट को वो क्या बोलता है चंगेज़ खान, वो इसी सिल्क रूट को यूज़ करके वो आगे यूरोप तक अपना जो ट्रेड है उसको फैलाना चाहता था। लेकिन अब यहाँ बीच में कौन प्रॉब्लम कर रहा था? जो ख्वारिज़्म एम्पायर है, शाह अलाउद्दीन मोहम्मद है, वो यहाँ पर दिक्कत करता है, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या होता है फिर, जो चंगेज़ खान होता है, अब उसको जब उसकी ये बात पता चलती है कि उसने वो जो मुस्लिम है उसको मार दिया, और जो मेरे जो और 2 मंगोल लीडर्स थे उनको क्या कर दिया, उनको शेव करा दिया, ठीक है। तो अब चंगेज़ खान को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और अब वो निकालता है एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट इन्वेजन कैंपेन, और ये इतिहास में याद रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स को लेके वो वहाँ पर अटैक करने के लिए पहुँच जाता है, ठीक है। और जब वो वहाँ पर अटैक करता है तो वो रास्ते में ना तो किसी चीज़ को देखता है, ना किसी डोमेस्टिक एनिमल को देखता है, ना किसी लाइव स्टॉक, बल्कि जो भी सामने आता है, चाहे बच्चा हो, औरतें हो, बूढ़े हो, सबको मारता हुआ चला जाता है। और कहते हैं कि इतना ज़्यादा ढेर लग गया था कि एक पिरामिड जैसा बन गया था सारे माउंट्स का, ठीक है, सिर्फ डेड बॉडीज़ का वो पिरामिड था। तो हम कहेंगे बहुत ही एक रूड यहाँ पर जो एक्ट है इसको परफॉर्म किया गया था चंगेज़ खान के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। City after city was brought to its knees and eventually the Shah Muhammad and later his son were captured and killed। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब वो अपनी जान बचाने के लिए, कि पहले तो पंगा ले लिया उसने शाह आलमुद्दीन ने, ठीक है, लेकिन अब उसको क्या लगा कि उसको पता चल गया था कि अब मुझे चंगेज़ खान छोड़ेगा नहीं, तो ठीक है, तो अब शाह महमूद और बाद में जो उसका बेटा होता है, उन दोनों को ही ये कैप्चर कर लेता है। हालांकि जो ये होता है, ये जो लीडर होता है पर्शिया का, ये इंडिया में भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इल्तुतमिश एक बहुत बड़े हमले से बचा लेता है भारत को, जो चंगेज़ खान करने वाला था। तो चंगेज़ खान भारत में इसीलिए हमला करने वाला था क्योंकि चंगेज़ खान को पता चल गया था कि जो मोहम्मद शाह है, ठीक है, ये और इसका जो बेटा होता है वो भारत में जा रहे हैं, और भारत में जो इल्तुतमिश है वो उनको शरण देने वाला है, मतलब इनको बचाने वाला। लेकिन जैसे ये बात इल्तुतमिश को पता लगती है कि ये जो दोनों बाप बेटा हैं ये भाग कर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि चंगेज़ खान के साथ उनकी दुश्मनी चल रही है, और चंगेज़ खान ऐसा रूलर था कि चाहे ये पर्शिया में बैठे होते वो उनको वहाँ भी मारता, और चाहे ये भारत में बैठे होते तो वो उनको यहाँ भी मारता। और इल्तुतमिश को ये बात पता थी कि किस तरह से उसने पूरे पर्शिया को बिल्कुल ना औरत को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, मतलब पूरे एम्पायर को एकदम बर्बाद करके रख देता। तो इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि कभी भी कि भारत में भी ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए वो इन दोनों को अपने पास रोकने से मना कर देता है, ठीक है। वो उनको कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। और इस तरह से भी जो मोहम्मद शाह होता है, उसका जो बेटा होता है, उनको कोई जगह नहीं मिलती है अपनी जान बचाने के लिए, और वो दोनों पकड़े जाते हैं और फिर वो मारे जाते हैं। तो इस तरह से जो ख्वारिज़्म जो डायनेस्टी होती है उसका एंड हो जाता है। अगर हम डेथ की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि इन अर्ली 1227 जो चंगेज़ खान होता है उसकी घोड़े को गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पर भी वो बैटल फील्ड पर ही था। ही प्रेस्ड ऑन विद कैंपेन बट इज हेल्थ नेवर रिकवर, ठीक है। अब उस वजह से जो उसकी हेल्थ है, कहीं ना कहीं उन इंटरनल जो इंजरीज होती हैं उनकी वजह से जो कैंपेन होता है उस पर उसका फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी हेल्थ ख़राब रहने लगती है, और उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो हेल्थ होती है, वो वापस से उतनी रिकवर नहीं हो पाती है, और 18 अगस्त 1227 है उसको उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चंगेज़ खान कॉन्क्वायर्ड मोर देन ट्वाइस एज मच लैंड एज अदर पर्सन इन द हिस्ट्री। तो ठीक है, चंगेज़ खान एक बहुत ही बड़ा जो एरिया है उसको जीत कर जाता है, ठीक है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी उसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है, ठीक है। तो इतना बड़ा उसका एरिया होता है। तो ये पूरा एरिया वो है, ये पूरा एरिया चंगेज़ खान के टाइम का नहीं है, क्योंकि ये तो वो एरिया है पूरा का पूरा जो उसके जो डिसेंडेंट है वो उस आगे तक पहुँचाएंगे। लेकिन उसके बाद भी चंगेज़ खान था वो भी एक अच्छा खासा जो एरिया उसको छोड़ कर गया था, ठीक है। देखिए आगे चल के फिर होता क्या है, जो चंगेज़ खान होता है उसके 4 बेटे होते हैं। अब चंगेज़ खान को पता होता है कि चारों में कभी ना कभी तो झगड़ा हो गई, अगर मैं किसी एक को भी लीडर बनाऊंगा। उसका जो बड़ा बेटा कौन था, जोची, ठीक है ना। लेकिन उसको पता था कि अगर वो जोची को लीडर बना देगा तो हो सकता है जो मंगोल जो एम्पायर के जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि जोची के ऊपर पहले से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि वो किसका बेटा है। तो यहाँ पर जो चंगेज़ खान होता है, जो अपना जो थर्ड बेटा होता है उसका, ठीक है ना, ओगेडे, तो उसको वो अपॉइंट कर देता है अपना सक्सेसर, ठीक है। अब उसको लगता है चंगेज़ खान को, जब वो देखता है आगे कि पहले से ही जो चगताई उसका जो दूसरा बेटा होता है और जो जोची होता है, उन दोनों के बीच में पहले से कुछ ना कुछ ऐसे झगड़े से चलते रहते हैं। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि कहीं मेरे बेटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए मेरी डेथ के बाद कि अगला सक्सेसर कौन बनेगा।
तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना एक काम करता हूँ कि जो सक्सेसर है उसको तो जो ओगेडई है उसको बना देता हूँ, लेकिन जो एम्पायर है ना उसको बराबर बांट देता हूँ चारों बेटों में। वो ऐसे ही करता है, वो चारों बेटों में अपना जो एम्पायर है उसको बांट देता है, ठीक है। मंगोल्स इवन इन्वेडेड जापान जावा बिफोर देयर एम्पायर ब्रॉक अपार्ट इन द 14th सेंचुरी। वो अपनी एम्पायर को तोड़ने से पहले, ठीक है ना, उस एम्पायर जो मंगोल एम्पायर है उसको तोड़ने से पहले वो जापान और जो जावा वगैरह है वहाँ पर भी रूल कर चुके थे। और आगे चल के चंगेज़ खान की जो रूलिंग डिसेंडेंट होते हैं वो फाइनली पूरी तरह से कब खत्म होता है, 1920 का, मतलब 1920 तक उनका रूल अच्छा खासा चलता है, लेकिन वहाँ पर जाके हम 1920 में वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये मैप दिया हुआ है, इस मैप को देखिए, इस मैप में दिखाया हुआ है किस तरह से वो अपने एम्पायर को 4 टुकड़ों में बांट देता है, जिसमें वो अपने चारों बेटों को दे देता है, ठीक है। बात करें फैमिली ट्री की, तो देखिए चंगेज़ खान की मैंने आपको बताया कि उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी, उसने 500 उसकी बीवियाँ थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4 उसके जो बेटे थे इंपॉर्टेंट, एक जोची हो गया, चगताई हो गया, ओगेडई खान हो गया, ठीक है, और तालमुलई खान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चल के ये इनकी पूरी फैमिली ट्री है, जिसमें जो जोची हैं ये उसकी आपकी अगली जो जनरेशन दिखाई हुई है। यहाँ पे जो चगताई है ये काफ़ी आगे चल के बहुत वीक पड़ जाती है ये। इसमें ना सबसे जो इंपॉर्टेंट और हम कहेंगे जो एक अच्छा रूलर होता है वो माना जाता है ओगेडई का, और यही अपने टाइम में जो एम्पायर है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और ये उनका जो सबसे छोटा बेटा था, ये आपका उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आगे चल के जो मैं आपको बताऊँगी कि जो बाबर था वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, वो जो ये चगताई फैमिली है वो इसी से बिलोंग करता था, ठीक है। उसके जो फादर थे वो उसी फैमिली से बिलोंग करते थे, चगताई से ही, जो आगे चल के आपको पूरा नॉर्दर्न इंडिया में मुगल एम्पायर देखने के लिए मिलेगा। तो ये उनकी फैमिली ट्री थी। पोस्ट स्क्रिप्ट की बात करें तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है चंगेज़ खान के बारे में ज़्यादा, वो मिलती है एक ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है, मंगोलियन हिस्ट्री के बारे में, उनकी लिटरेचर के बारे में, जिसका नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। तो इनके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह से इसकी डेथ हुई थी, और जो भी हमने अब तक पढ़ा वो सब हमें उसी बुक से पता चलता है। इसको सुपर फादर भी कहा जाता है चंगेज़ खान को, क्योंकि 60 मिलियन मेल जो डिसेंडेंट है वो इसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 500 शादियाँ करी थी, तो कहीं ना कहीं जो 16 मिलियन जो मेल हैं डिसेंडेंट वो इसके ही हैं, ठीक है ना, वो इसी की फैमिली है, ठीक है। अगर हम इसके जेनोम की बात करें तो 16 मिलियन मेल डिसेंडेंट वो इसी के जेनोम से बिलोंग करते हैं। एक स्टडी हुई थी 2003 में, जिससे पता चला था कि जो 60 मिलियन जो मैन है, मतलब 0.5% ऑफ द वर्ल्ड मेल पॉपुलेशन वर जेनेटिक डिसेंडेंट ऑफ अ चंगेज़ खान। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब एक कितनी बड़ी जनरेशन है जो चंगेज़ खान छोड़ के गया, इतनी सारी बीवियाँ रखे, ठीक है। तो ये उस समय की बात थी, है। तो ये जितना भी जो हो सकता था चंगेज़ खान के बारे में, जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी, मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। पूरा इसका चाइल्डहुड से लेके डेथ तक मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है। और जैसे कि जो चंगेज़ खान है, हम बार बार उनका नाम देख रहे थे कि वो भारत में बार बार जितने भी जो बैटल्स वगैरह होती है हमें बीच में सुनने के लिए मिलता रहता है चंगेज़ खान के बारे में। तो इसलिए हमें पूरा जो चंगेज़ खान की जो बायोग्राफी है उसके बारे में पता होना चाहिए था कि यहाँ पर क्यों आया था, ठीक है, और कहाँ जन्म हुआ था, आने का मोटिव क्या था, और क्या ऐसा रीज़न रहा कि फिर ये भारत में हमला नहीं करता है, ठीक है। तो ये पूरा चंगेज़ खान के बारे में था। अगली मैं एक और इंपॉर्टेंट बायोग्राफी लेकर आऊँगी तैमूर के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही डिसेंडेंट थे बाबर के। तो बाबर की हिस्ट्री को शुरू करने से पहले, मुगल पीरियड को शुरू करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि आप जो इनके डिसेंडेंट थे, ठीक है ना, मतलब जो इनके पूर्वज थे, उनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो कि आखिर ये कहाँ से आए थे, इनका मोटिव क्या था, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।